योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय
जननं सुखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणम् कालवशादिह सकलं करुणं समयाद्दिपते अखिलं करुणम्। नमस्कारम। आप सभी को नमस्कारम, आप जहां भी हों। तो लॉकडाउन के 50 दिन तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को महीने के अंत तक बढ़ा दिया है। हालांकि थोड़ी बहुत ढील के साथ, यानी शहरों में कुछ चीजें काम कर रही हैं। कोयंबटूर शहर को कोविड से मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। सौभाग्य से देश के 80% से ज्यादा इन्फेक्शंस, सभी कोविड इन्फेक्शंस, देश के सिर्फ 30 जिलों में सीमित हैं, जो एक बहुत बढ़िया बात है कि एक तरह से हम इसे सीमित रखने में सफल रहे हैं। और भारत में मृत्यु दर बाकी दुनिया के मुकाबले आधे से भी कम है। आमतौर पर यह करीब 6% है, यहां यह 3% से भी कम है। इसमें कई बातें शामिल हैं, लेकिन इससे ऐसी आशा जागती है कि कम से कम महीने के अंत तक काफी और ढील मिल सकती है। लेकिन ढील का मतलब यह नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल सकते हैं। भारत में वो सारी लाइनें जिनमें लोग खड़े होते हैं, उन्हें एक छाता साथ रखना चाहिए। मेरे छाते का व्यास, आपके छाते का व्यास दोनों मिलाकर 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होता है। यह अच्छा तरीका है। एक छाता साथ रखना बेहतर होगा, क्योंकि इस महीने के अंत में कभी भी मॉनसून आ जाएगा। गर्मियों में एक छाता साथ रखने की आदत अच्छी होगी। और यह सोशल डिस्टेंसिंग भी है, वरना अगर आप ज्यादा करीब आते हैं तो यह आपको चुभ जाएगा। तो मेरे ख्याल से दुनिया में मौतों की संख्या 3 लाख पार कर गई है, और यह अभी भी जारी है। कई देश इसे नियंत्रित कर पाए हैं। अमेरिका की हालत अभी भी अच्छी नहीं लग रही है। हम इस स्थिति में हैं, तो इस बात के कई पहलू हैं कि हमें अपने जीवन को इसके मुताबिक किस तरह व्यवस्थित करना होगा। कई लोग पहले से ही ढेर सारा दुख पैदा कर रहे हैं। हमेशा की तरह वे उन चीजों के लिए दुखी होना शुरू कर देते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं हैं। जब वो होती हैं, तब उनका हम पर कुछ असर होगा, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन लोग पहले से ही दुखी होने लगते हैं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि दुखी होना उनका अधिकार है। बेशक दुखी होना आपका अधिकार है, मर जाना आपका अधिकार है,
ये सारे अधिकार मौजूद हैं। बात बस इतनी है कि अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप जीवन की कदर करते हैं तो आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे तरह के अधिकार हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने देश में शराब की दुकानों को खोलने से हुए झमेले को देखा। लोग पागल हो गए थे। अब उन सबको होम डिलीवरी मिल रही है। तो देश की आबादी का एक हिस्सा कोमा में है। नहीं, मैंने सही कहा है, कौमा नहीं, कोमा। घरेलू हिंसा कम हुई है, लेकिन जब वे जागते हैं और अगली ड्रिंक नहीं मिलती, तब घरेलू हिंसा फिर से बढ़ जाएगी। अगर आप दुनिया को देखते हैं, हमने इसे जिस तरह से बढ़ने दिया है, या अगर आप इसके लिए जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से हमने इसकी संरचना की है, दुनिया में पूरे खाद्य उत्पादन या कृषि उत्पादन की कीमत 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन बस शराब ही 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। ड्रग्स और तंबाकू मिलाकर 1.2 ट्रिलियन डॉलर और है। तो शराब, तंबाकू और ड्रग्स मिलाकर 2.8 ट्रिलियन डॉलर होता है। मैं दवाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि उनमें से कुछ सोच रहे हैं कि यह कोडोपिरिन या ऐसा कुछ है। तो हमने इस तरह से दुनिया को बढ़ने दिया है, या इस तरह से हमने दुनिया को बनाया है। और भी कई इससे कहीं ज्यादा डरावने आंकड़े हैं। मैं आपकी शाम खराब नहीं करना चाहता, तो हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन यह काफी है। 2.8 ट्रिलियन डॉलर की शराब, तंबाकू और भ्रम पैदा करने वाली ड्रग्स, और 3.7 ट्रिलियन डॉलर का भोजन। तो हम जितना खा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ समय में यह भोजन से आगे निकल जाएगा। यह ऐसा ही लगता है। तो अब लोगों की चिंता है, कोविड के बाद मैं क्या करूंगा, लॉकडाउन के बाद मैं क्या करूंगा, क्या मेरे पास नौकरी रहेगी, क्या मेरा बिजनेस रहेगा, क्या मैं ये करूंगा, वो करूंगा। हां, ये एक आर्थिक चिंता है, लेकिन इंसान होने के नाते हम रास्ता खोज लेंगे। क्या यह आसान होगा? नहीं। क्या यह बहुत मुश्किल होगा? नहीं। अरे सद्गुरु, आप तो दो उल्टी बातें बोल रहे हैं। एक ही चीज के लिए हां भी और ना भी। ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आप कंक्रीट की तरह सेट हैं, आपका मन कंक्रीट में सेट है, आपकी भावनाएं कंक्रीट में सेट हैं, आपके भौतिक सुख कंक्रीट में सेट हैं, अगर आपको कुछ अलग करना पड़े तो यह बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। अगर आप लचीले हैं तो यह बहुत अलग होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि यह बहुत मुश्किल हो। योग में मेरे ख्याल से कृष्ण ने यह कहा था, सर योगस्थः कुरु कर्माणि, पहले खुद को योग में स्थापित करो और फिर कर्म करो। अगर आपने ये एक चीज की होती तो काम हम कैसे करेंगे, जैसी परिस्थिति की मांग होगी। लेकिन मेरे होने का तरीका इससे तय नहीं होता कि मैं क्या करता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है। जिसकी जरूरत होगी मैं वो करूंगा,
Well, we are concerned तो हमें उन लोगों की चिंता है जो भूखमरी की ओर जा सकते हैं। अभी भारत सरकार दुनिया में लगभग सभी दूसरी राष्ट्रीय सरकारों की तरह आर्थिक पैकेज लेकर आई है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। maximum number of people. एक विशाल पैकेज, लेकिन फिर भी बेशक ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा कि कैसे इसका लाभ उठाएं। तो यहीं पर समाज की भूमिका आती है, यहीं पर हम सब की भूमिका आती है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। Well, हमारे शानदार वॉलंटियर्स are doing a यहां ग्रामीण तमिलनाडु में जबरदस्त काम कर रहे हैं। वे न केवल भोजन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया है कि उन्होंने पक्का किया है कि इस इलाके में अभी तक एक भी केस नहीं आया है। अब जबकि लोग इधर उधर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यातायात बढ़ रहा है, तो ये आ सकता है। लेकिन फिर भी ये बहुत शानदार बात है कि इन 2 महीनों से ज्यादा में एक भी केस नहीं मिला है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से योगस्तः कुरु कर्माणि है। खतरा उठाना, जब लोग बाहर कदम रखने से डर रहे हैं, जब लोग एक दूसरे में भेदभाव कर रहे हैं, ये सोचकर कि वे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहां बाहर हैं, कई दूसरे डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस वालों की तरह। दुर्भाग्य से उनमें से कई सारे, जब मैं कहता हूं कई सारे, दुर्भाग्य से दुनिया में कुछ 100 पुलिसकर्मी, सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स और नर्स अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 2 महीनों में, जो किसी दूसरे के लिए कुछ लाभदायक करने के लिए बाहर निकले। उन्हें नहीं मरना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से शुरुआत में हमारे पास जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े नहीं थे। किसी को पता नहीं था कि सुरक्षात्मक कपड़े क्या होते हैं। उन्होंने सोचा कि बस मास्क काफी है, फिर उन्होंने कहा चश्मा भी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि पूरा सूट चाहिए। तो हर कोई खोजने की कोशिश कर रहा था कि ये कहां मिलेगा। ये सब कहीं और से आ रहा था। अब हर देश ने इसे खुद बनाना शुरू कर दिया है। भारत अभी हर दिन लगभग 2 लाख सूट बना रहा है। 200 से ज्यादा नए उद्योग उठ खड़े हुए हैं और वे ये कर रहे हैं। अब हम और आयात नहीं कर रहे, जो एक जबरदस्त बदलाव है। तो कई सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इस तरह के संकट में हमेशा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। तो हम क्या करें? इस दुनिया में बाकी हर कोई क्या करे? खुद को योग में स्थापित करें और फिर काम करें। तो सद्गुरु, क्या मुझे किसी योगासन में बैठकर काम करना चाहिए? जब आप योगासन में हो तो आपको बस उसी में होना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए। हम योग की बात कर रहे हैं, योगासन की नहीं। खुद को योग में स्थापित करने का मतलब है कि आपके अंदर अपने आसपास की दुनिया के साथ एक रूपता का थोड़ा एहसास है। जब आप किसी दूसरे जीवन को देखते हैं तो आप किसी न किसी तरह से स्पंदित होते हैं। शायद आप पूरी तरह से एक न हो, लेकिन किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत। इसका मतलब है कि आपको योग का थोड़ा स्वाद मिल रहा है। जुड़ना, योगा का मतलब है जुड़ना, थोड़ा जुड़ाव हो रहा है। आप एक चट्टान की तरह चल फिर नहीं रहे हैं। मैं चट्टान का अपमान क्यों करूं? वो बहुत सुंदर हैं। तो आप जिसे मैं मानते हैं, उसकी सीमाओं में थोड़ी सी दरार आ गई है। फिर अपने खुद के छोटे से तरीके से आप एक थोड़े से योगी हैं। अब जब आप इस तरह हैं, अब आप काम कीजिए। आप कैसे काम करेंगे? आप काम उसी तरह से करेंगे जैसा कि उस पल में जरूरी होगा। अभी हर कोई पूछ रहा है कि कोविड के बाद क्या करना है। बात यह है कि हम नहीं जानते कि कोविड के बाद का समय कब आएगा। हां,
और हम ये भी नहीं जानते कि कोविड के बाद कैसे हालात होंगे, और हम ये भी नहीं जानते कि कोविड के बाद हम मौजूद होंगे या नहीं। हाँ, ये एक सच्चाई है, क्योंकि अब ये सिर्फ सांस का इन्फेक्शन ही नहीं है। खून के थक्के बन रहे हैं, दिल के दौरे हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, लीवर को नुकसान हो रहा है, दिमाग को नुकसान पहुंच रहा है। बेशक हमें उसका खतरा नहीं है, माफ कीजिए, वो एक मजाक था जिसके निशाने पर यहां के कुछ लोग थे। तो हम नहीं जानते कि कितने लोग जिंदा रहेंगे, यानी कितने लोग मौत से बचेंगे, कितने लोगों को गंभीर रूप से नुकसान होगा, हम नहीं जानते, क्योंकि ये अभी भी साफ नहीं है। किसी ने भी हमें साफ साफ नहीं बताया है कि अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आप इससे निकल आते हैं तो आप इसके प्रति इम्यून हो जाते हैं। इसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। ये बार बार आपको हो सकता है, ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब हम किसी परिस्थिति के बारे में नहीं जानते तो बेवकूफी भरे अंदाजे लगाकर आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। ये आत्मविश्वास घातक हो सकता है। It's best to be conscious, cautious and precautious with action. सबसे अच्छा होगा कि अपने काम के साथ जागरूक, सतर्क और सावधान रहना। और चलिए इंतजार करके देखते हैं कि परिस्थिति कैसे सामने आती है। लेकिन आप योग में स्थापित हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम उस परिस्थिति में अपना सबसे बेहतरीन करेंगे। अब भी हम वही कर रहे हैं। ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। हर कोई 2 महीने पहले इस बारे में शिकायत कर रहा था। अब अचानक वे सोच रहे हैं अभी सब कुछ ठीक है, कोविड के बाद हालात वाकई खराब होंगे। ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई शाम को एक दोस्त से मिले और दोस्त ने पूछा, तुमको एक नई नौकरी मिली है ना, वहां कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, मुझे उससे नफरत है, उसकी हर चीज से। तुम कब से काम कर रहे हो? 3 महीनों से। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसने कहा, क्या बोल रहे हो यार, शादी के 20 सालों के बाद अब पहली बार मैं घर जाने के लिए बेताब रहता हूं। अभी कई सारे लोग काम पर जाने के लिए बेताब हैं। लॉकडाउन, वे अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, वे अब काम पर जाने के लिए बेताब हैं, जो उन्होंने जीवन भर कभी नहीं किया। तो इस तरह से कई चीजें बदल रही हैं। हमें नहीं पता कि परिस्थिति क्या है, तो सबसे अच्छी चीज यह है कि खुद को बढ़िया रखें। मैंने कहा था 10%, लेकिन अब तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ गया है। शायद कई दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे। In this country, कुछ दूसरे देश पहले से ही इसे महीने के अंत तक बढ़ा चुके हैं। तो हमें 10% और सुधार करना चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ऊर्जा में और हमारी क्षमता में 10% और सुधार। क्योंकि आप जो कीमत चुका रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, हम चारों में सुधार ला सकते हैं, लेकिन आप एक सरल सी चीज के लिए जो कीमत चुका रहे हैं, जैसे आपके पास हर चीज के बारे में भावनाएं हैं। कोई कुछ कहता है तो आप यूं बन जाएंगे, कोई कुछ ऐसा काम करता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप वैसे बन जाएंगे। अब जब आप ऐसे होते हैं तो आप नहीं जानते कि अपने जीवन के स्तर पर आप क्या कीमत चुका रहे हैं। यह आपके अस्तित्व की संभावना को ही दूर कर रहा है। अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या नतीजा हो रहा है, आपका अपनी विचार प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण न होने का, आपका अपनी ऊर्जा प्रणाली और अपने शरीर पर कोई नियंत्रण न होने का, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक मजबूरियां ज्यादातर लोगों के लिए इंसान होने की संभावना को ही पूरी तरह से छीन रही हैं। वे अभी भी खुद को विकास के क्रम में पीछे ले जा रहे हैं। वे प्रवृत्तियों और मजबूरियों के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 10% सुधार लाते हैं
तो आपको अपने अनुभव में ऐसा लगेगा जैसे आपका आत्मज्ञान हो गया है। शायद दूसरे लोगों को अभी ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन आप अचानक महसूस करेंगे, वाह। हां, तो आप सभी को 10% सुधार और करना चाहिए, क्योंकि 15 दिन और हैं। ये काफी समय है। मैं इसे कैसे करूं, मैं इसे कैसे करूं? आपके विचारों और भावनाओं के पैटर्न को बदलने के लिए सिर्फ ऑनलाइन कार्यक्रम ही काफी है। इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन। अरे आप एक बैनर हैं। क्या ये ऑनलाइन है या सिर्फ इनर इंजीनियरिंग? आपको ऑनलाइन जोड़ना चाहिए। इसे एक पेन से लिख लीजिए, ठीक है? बस ऑनलाइन कार्यक्रम, अगर आप इसके सार को आत्मसात कर लेते हैं, जो कि बहुत सरल है, कोई भी मूर्ख इसे समझ सकता है। इसे उस तरह की भाषा में बताया और प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको ऑनलाइन कार्यक्रम का 10% भी समझ आ गया, तो आपके संतुलन और दूसरी चीजों में 10% सुधार हो जाएगा। यह इतना आसान है। तो यह मत सोचिए कि आप एक बहुत पेचीदा समस्या हैं। नहीं सद्गुरु, मैं एक हार्ड नट हूं। मुझे खुशी है कि आप जो कह रहे हैं उसका एक हिस्सा सच है। हार्ड वाला हिस्सा सच नहीं है, दूसरा सच है। मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूं कि आप कम से कम 50% ईमानदार हैं। ऐसा हुआ, एक गुरु थे। मेरे ख्याल से यह घटना 170-180 साल पहले हुई थी, नर्मदा के तट पर। तो गुरु, जब ये इस संस्कृति का हिस्सा रहा है कि आप हमेशा डुबकी लगाते हैं। उष्णकटिबंधीय देश में सुबह का एक बड़ा सुख है जाकर नदी में डुबकी लगाना, जो आप ठंडे देशों में नहीं कर सकते। तो भारत में जाकर नदी में डुबकी लगाना एक बड़े सुख का काम है। हर सुबह ज्यादातर लोगों ने अपना सुबह का स्नान नदी में जाकर ही किया। तो गुरु वहां गए और एक शिष्य उनके साथ गया, उनके कपड़े साथ लेकर। तो गुरु नदी में उतर गए और स्नान करने के बाद पलटने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बेतहाशा हाथ पैर मार रहा था। वो एक सरीसृप है, वो पानी में तैरने वाला प्राणी नहीं है, लेकिन किसी तरह वो नदी में गिर गया है और पानी में बहता जा रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बिच्छू के बारे में क्या सोचते हैं। बिच्छू को लगता है कि वो एक महान जीवन है। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग वृश्चिक हैं। उसे क्या कहते हैं? राशियों के हिसाब से। तो शायद दूसरे लोगों को लगता है कि आप एक विषैली बकवास हैं, लेकिन आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो बिच्छू को निश्चित रूप से लगता है कि वो महान है। देखिए वो कैसे चलता है। जाहिर है कि उसे लगता है कि वो बड़ा हैंडसम और शानदार है। क्या आपने बिच्छू देखा है? उनका विष, वैसे मैं उस पहलू में नहीं जाऊंगा। तो स्वाभाविक रूप से गुरु ने अपने हाथ आगे करके बिच्छू को उठा लिया। भारतीय बिच्छू, काले वाले, इतने लंबे होते हैं। अगर आप पूंछ को सीधा करते हैं तो वो इतने लंबे होंगे, और उनका विष बहुत शक्तिशाली होता है। तो उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। शिष्य ने यह देखा और कहा, उसे छोड़ दीजिए, वो विषैला है, वो आपको डंक मार देगा। गुरु उसे अपने हाथों में रखकर बाहर लाते रहे और बिच्छू ने उन्हें एक बार डंक मार दिया, लेकिन वो उसे बाहर लाते रहे। अब शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने आपसे कहा था कि वो डंक मार देगा, वो विषैला है, आप क्या कर रहे हैं? गुरु जब तक चलकर नदी के तट पर पहुंचे, बिच्छू ने उन्हें 3 बार डंक मार दिया। बिच्छू का डंक बहुत दर्दनाक हो सकता है। किसी दिन आपको अनुभव करना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ अपना जीवन आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे कई तरह के प्राणियों का डंक लग चुका है। मैंने सोचा कि आपको भी
अनुभव करना चाहिए। तो फिर उन्होंने तट पर आकर उसे छोड़ दिया और वो दौड़कर भाग गया। वो बाहर निकलकर बहुत खुश था, क्योंकि नदी में बहते बिच्छू को यह भी पता नहीं चलता कि तट कहां है, उसके पास कोई साधन नहीं है। तो शिष्य ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे कहा था कि वो डंक मारेगा, उसने 3 बार आपको डंक मारा। ये विषैला डंक है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो गुरु ने कहा, थोड़े ठंडे हो जाओ। बिच्छू वो कर रहा है जो उसे करना आता है, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना आता है। वो अपने गुणों के अनुसार काम कर रहा है, मैं अपने गुणों के अनुसार काम कर रहा हूं। बस इतना ही है, थोड़े ठंडे हो जाओ और तुम अपने गुणों के अनुसार काम कर रहे हो। बिच्छू के पास कोई मौका नहीं है कि वो इस जीवन में विकसित होकर एक तोता बन जाए, या एक चील, या एक इंसान। उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं है, तो वो जाकर अपनी ही चीजें करता रहेगा। आप इन 15 दिनों में यह संभव है कि आप 10% सुधार करें। Yes. तो आपको बस इतना करना है। ये एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन सद्गुरु, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, वो सब आएगा। जब वो आएगा तब हम देखेंगे। हमें नहीं पता कि हमारे पास नौकरी होगी या हमें भी जाकर कहीं बैठना होगा। कोई दूसरी संस्था आएगी और हमें खाना देगी। हां, मैं आपको बता रहा हूं, हम हजारों लोगों को खाना परोस रहे हैं। दरियादिली के कारण नहीं, सिर्फ मानवता, बस। तो कल अगर हमारे पास खाना नहीं है तो शायद कोई दूसरी संस्था आएगी और हमें खाना देगी। हम लेंगे और खुशी खुशी खा लेंगे। मैं खाऊंगा। हेलो, जीवन भर मैंने ज्यादातर दूसरे लोगों के घरों में खाना खाया है, ठीक है? उन सभी को धन्यवाद कि मैंने अच्छे से खाना खाया है। हां, तो हालात कैसे होने वाले हैं, वो कितने बुरे या अच्छे होने वाले हैं, हमें नहीं पता। हमें ऐसा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है जिसके बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी ऐसी तैयारी रखें कि चाहे वो चित्र जैसा भी हो, आप उस चित्र का एक अच्छा हिस्सा होंगे। उतना हम कर सकते हैं। हम उतना कर सकते हैं और आप सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए। इस पीढ़ी के लोगों ने अपना जीवन बहुत ज्यादा आराम में बिताया है। उन्हें पता ही नहीं कि यह क्या है। दुर्भाग्य से कुछ देशों में वे भयंकर हालातों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्से ने बहुत ज्यादा आराम में जीवन बिताया है। अगर आप मान लीजिए कि हम आपके सारे फोन ले लेते हैं, सेल फोन्स, और हम कुछ काले वाले फोन लगा देंगे, कई सारे योग केंद्र में हर जगह। आपको वहां खड़े होकर टुटर 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 करना होगा, हर बार 10 डिजिट वाला नंबर। आप झल्ला जाएंगे क्योंकि आपकी आदत है, ठीक है? लेकिन हम सभी वैसे ही रहते थे। सिर्फ अभी हमारे पास ये वाले फोन हैं। मैं दिन में 50-100 फोन लगाया करता था। क्वार्टर को मेरी उंगली में दर्द हो जाता था। सिर्फ यही उंगली उसके अंदर जाती है, छोटी उंगली उसे घुमाने के लिए कमजोर है। ये दोनों काले वाले फोन के डायल के अंदर नहीं जाती। जब तक मैं 60, 70, 80 लोगों को फोन लगाता था, मेरी उंगली में भी दर्द हो जाता था। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आराम आ रहे हैं, इंसान बहुत ज्यादा, क्या कहें, उनमें एक तरह का अधिकार का भाव आ गया है जो विनाशकारी है। तो वायरस, शायद उसका यह इरादा न हो, लेकिन हम वायरस को अपना गुरु मान सकते हैं। मैंने आपसे कहा था आपको हर चीज में सद्गुरु को देखना चाहिए। हां, क्योंकि अगर आप इससे सीखते नहीं हैं तो आप कब सीखेंगे? वायरस का आपको कुछ भी सिखाने का कोई इरादा नहीं है। वो बस जीना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से आप बड़ी जल्दी मर जाते हैं।
लेकिन भारतीय नहीं, वे वायरस के लिए अच्छा घर मुहैया करा रहे हैं। तो ये एक मौका है कि हम सभी कोशिश करें। बस दुनिया की कल्पना कीजिए, अगर अगले 15 दिनों में इस धरती का हर इंसान 10% बेहतर हो जाए, दुनिया कितनी सुंदर होगी। कितनी सारी समस्याएं चली गईं, 10% चली गईं, यानी बाकी की आप कुछ समय के लिए रखिए। क्या करें? तो इसे एक यथार्थवादी तरीके से संभालना होगा, किसी झक भरे तरीके से नहीं। शंकरन पिल्लई भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना को यह ज्यादा पसंद आता कि वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हों। लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते वो केवल इसी सेना में शामिल हो सकते थे। तो ट्रेनिंग चल रही थी और सार्जेंट उन्हें लड़ाई की परिस्थिति की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वो उन्हें जंगल में लेकर गए और उन्हें वहां यूं चलने को कहा मानो वहां असल में लड़ाई चल रही हो। फिर उन्होंने शंकरन पिल्लई से चिल्लाते हुए पूछा, अब दुश्मन के 10 सैनिक आ गए हैं, तुम अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अरे अरे मैं क्या करूं? नहीं, तुम क्या करोगे? 10 सैनिक ठीक यहां खड़े हैं, तुम क्या करोगे? फिर उसने कहा, ठीक है, मैं उन्हें घेर लूंगा। तो आपको अभी पता नहीं है कि हम जिन हालातों में जाने वाले हैं उनकी प्रकृति क्या होगी। या तो आप लोगों को लगता है कि उन्हें या तो सकारात्मक बातें करनी चाहिए या नकारात्मक बातें। कुछ लोग एक बहुत ही बुरा दृश्य बनाते हैं कि वायरस के बाद क्या होगा। दूसरे लोग एक गुलाबी चित्र बनाना चाहते हैं और कहते हैं सब ठीक रहेगा, ऐसा होगा। असलियत यह है कि हमें कुछ भी नहीं पता है, हम बस इंतजार करेंगे। हेलो, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो है खुद को एक बेहतर सैनिक बनाना। हमें नहीं पता कि 10 दुश्मन आएंगे या 2 आएंगे या एक भी नहीं आएगा, हमें अभी तक नहीं पता है। परिस्थिति के अनुसार हम उस समय काम करेंगे। अभी सिर्फ एक ही चीज है और वो है खुद को एक वाकई शानदार सैनिक बनाना। शायद दुश्मन आएंगे, शायद वो आएंगे भी नहीं। इसे ऐसा ही होना चाहिए।